साथियों नमस्कार। मैं सीएम अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस समय हम लोग असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की सीरीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ का पहले पार्ट में हमने चैरिटेबल ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। क्या उसका प्रोसीजर रहता है, किस प्रकार से हमको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होता है। उस रजिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट अभी शेष रह गया है। आज हम लोग उस रजिस्ट्रेशन के पार्ट को डिस्कस करेंगे व आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी और चैरिटेबल एक्टिविटी किस प्रकार से होती हैं, दोनों में किस प्रकार का अंतर होता है और हमको अपनी ट्रस्ट डीड बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, आयकर अधिनियम की धारा 215 में चैरिटेबल पर्पज़ की परिभाषा दी गई है। अगर आपने चैरिटेबल पर्पज़ की परिभाषा समझ ली और सेक्शन 11 को समझ लिया तो आपको चैरिटेबल ट्रस्ट का लगभग 80 से 90% काम आपका हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 12 में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है और सेक्शन 13 में वायलेशन दिए गए हैं कि अगर हम किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए हमारे ऊपर क्या क्या प्रावधान लागू होंगे, इस सेक्शन 13 में दिए गए हैं। तो आज हम आपसे चैरिटेबल पर्पज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि चैरिटेबल पर्पज़ किन किन को कहती हैं। तो आयकर अधिनियम की धारा 215 में चैरिटेबल पर्पज़ में रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड्स, वाइल्ड लाइफ एंड इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट्स एंड एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें चैरिटेबल पर्पज़ की परिभाषा में दी गई हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से उद्देश्य आते हैं और किस किस का पर क्या प्रोविजन लगता है। अगर कोई इनमें से कोई व्यक्ति बिजनेस एक्टिविटी करता है तो उस पर टैक्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, चैरिटेबल किसको बोलेंगे। तो हमारे जो 6 लिम्ब हैं, रिलीफ टू द पुअर से लेके और प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स तक, जो हमारी 6 लिम्ब हैं, ये लिम्ब हमारे चैरिटेबल एक्टिविटी की परिभाषा में आती हैं। अगर हम इनके अलावा इन्हीं लिम्बों में अगर हम कोई भी अपना एक्टिविटी कमर्शियल बेसिस पर भी करते हैं तब भी उसको चैरिटेबल एक्टिविटी ही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा एजुकेशन है, कोई हमारा स्कूल है, कोई हमारा कॉलेज है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज कॉमर्शियल बेसिस पर बच्चों से फ़ीस चार्ज करते हैं, काफ़ी हैवी फ़ीस चार्ज करती हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग के जो लिम्ब है एजुकेशन उसके अंतर्गत आता है। तो अगर वो कॉमर्शियल बेसिस पर भी फ़ीस चार्ज करता है तो उसको भी चैरिटेबल एक्टिविटी के अंतर्गत माना जाएगा और उसको सेक्शन 11 का एग्जम्पशन मिल जाएगा। इस प्रकार से हॉस्पिटल्स, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मेदांता हॉस्पिटल या आपके अपोलो हॉस्पिटल, या आपने बहुत हैवी पेशेंट से फीस चार्ज करते हैं, एम्बुलेंस चलाती हैं, ओपीडी चलाती हैं, आईईडी चलाती हैं। ये हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर्ड हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी बांटती हैं। तो ये इन सबको बिजनेस की परिभाषा में माना जाएगा और इनको बिजनेस के हिसाब से ही टैक्स देना होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो वर्क तो यही करते हैं, लेकिन वो चैरिटेबल की परिभाषा में इसलिए आती हैं क्योंकि वो चैरिटेबल के हिसाब से कार्य करती हैं और अपना जो भी उनके पास रेवेन्यू आता है, चाहे ओपीडी से आए, चाहे पेशेंट से आए, चाहे आईपीटी से आए, चाहे एम्बुलेंस से आए, उस रेवेन्यू को वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए खर्च करती हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी में और चैरिटेबल एक्टिविटी में बेसिक अंतर ये रहा कि अगर कोई हॉस्पिटल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी करता है और बिजनेस एक्टिविटी में ही पैसा खर्च करता है तो उसको चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। और अगर कोई अपने आप को चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड कराता है और चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से कार्य करता है, चाहे वो कॉमर्शियल बेसिस पर एक्टिविटी कर रहा हो, चाहे वो हैवी फीस चार्ज कर रहा हो, तब भी उसको चैरिटेबल एक्टिविटी ही माना जाएगा। जिस प्रकार से हमारा सेकंड लिम्ब में योगा, आपने देखा होगा कि जब से बाबा रामदेव ने योगा को शुरू किया है तो योगा एक अंतर्राष्ट्रीय बेस पर फेमस हो चुका है। आज योगा की क्लासेस चलती हैं, उनमें काफ़ी हैवी फीस चार्ज करी जाती है, लेकिन फिर भी वो चैरिटेबल की परिभाषा में इसलिए आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेशली योगा को चैरिटेबल पर्पज़ की परिभाषा में शामिल किया हुआ है। इसी के साथ अगर इन 6 लिम्बों में आदमी चैरिटेबल के अलावा कोई कार्य करता है, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो अपने बच्चों के लिए हॉस्टल खोलता है, अपने स्टाफ के लिए बस की व्यवस्था करता है, कॉमर्शियल बेसिस पे फीस चार्ज करता है, तब तो उसको चैरिटेबल माना जाएगा।
अगर वही पूरे शहर के लिए बस की व्यवस्था करता है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करता है, अलग हॉस्टल खोलता है, तो वो उसकी बिजनेस एक्टिविटी हो गई, जिसको कोई चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें अंतर ये रहेगा कि उस बिजनेस एक्टिविटी से उसको जो इनकम प्राप्त हुई है, केवल उसी इनकम पर उस ट्रस्ट को बिजनेस एक्टिविटी के रूप में टैक्स देना होगा, न कि पूरी इनकम के ऊपर। इसके अलावा जो हमारा 7वां लिमिट में एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इसमें हमको बहुत विशेष ध्यान रखने की बात है कि जो 7वां लिमिट में जो प्रोविजन टू सेक्शन 215 है, इसके अंतर्गत अगर ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट के अलावा कोई बिजनेस एक्टिविटी करता है, बिजनेस लाइन पर काम करता है, कॉमर्शियल लाइन पर काम करता है, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि उस कॉमर्शियल एक्टिविटी से उसकी रिसीट, टोटल रिसीट की 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी रिसीट 20% से अधिक होती है तो ट्रस्ट की पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी और बिजनेस के सारे प्रावधान उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई स्पोर्ट एसोसिएशन है जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है, तो उसको जो है चैरिटेबल पर्पज़ माना जाएगा। अगर वो स्पोर्ट एसोसिएशन IPL आयोजित कराती है, कोई कॉमर्शियल बेसिस पर कार्य करती है और उसमें फ़ीस चार्ज करती है, तो उसकी अगर रिसीट 20% से ऊपर है टोटल रिसीट के, तो उसको बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा और पूरे पर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंस्टीट्यूशन को 100 रुपीज़ का डोनेशन मिलता है और इसके अलावा 20 रुपये का डोनेशन उसको एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलता है, तो उसके बाद 120 रुपये की कुल रिसिप्ट हो गई। 120 रुपये का 20% होता है 24 रुपीज़, जबकि उसने केवल 20 रुपीज़ की ही रिसीट बिजनेस एक्टिविटीज़ कमाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको चैरिटेबल पर्पज़ के रूप में ही माना जाएगा। तो साथियों, हमको इसमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हमारा ट्रस्ट इन 6 लिम्बों में से किस लिम्बो में आ रहा है, और हमको विशेष तौर से ये ध्यान रखना होता है जिस समय हम अपनी ट्रस्ट डीड फॉर्मेट करते हैं, ट्रस्ट डीड फॉर्म करते हैं, तो हमको उनको सारी बातों को विशेष ध्यान रखना होता है। अब साथियों, हम चलते हैं ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की ओर कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन में हमारा क्या क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से पॉइंट हमको ध्यान रखने होती हैं। तो इसके लिए साथियों, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, आज हम ट्रस्ट के अलग अलग पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे, एक एक प्रोविजन के एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास किस किस तरीके के केस हो सकती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12 में होता था, लेकिन भारत सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2020 में इस प्रोसीजर को चेंज कर दिया है। अब इसमें ये कर दिया गया है कि जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं, उन सारे ट्रस्टों को अपने ट्रस्टों का डी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उन सबको अपने ट्रस्टों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने समय सीमा निर्धारित की है, 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 दिसंबर के बीच उनको अपने ट्रस्ट का ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जो इनकम टैक्स इंडिया के ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म नंबर 10A के रूप में फॉर्म पूरा भरा जाएगा और प्रिंसिपल कमिश्नर को भेजा जाएगा। जब इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा तो प्रिंसिपल कमिश्नर द्वारा कोई पूछताछ नहीं करी जाएगी और इन ट्रस्टों को साधारण तरीके से दोबारा के लिए रिन्यूअल दे दिया जाएगा, जो 5 साल के लिए रिन्यूअल इनका वैलिड होगा। 5 साल बाद फिर इनको अपना रिन्यूअल कराना होगा। जब ये 5 साल बाद अपना रिन्यूअल करने जाएंगे तो फिर उस समय इनकी डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी, इनसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, इनके ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट क्या हैं, किस प्रकार की ये एक्टिविटी करते हैं। एंड एक जो प्रोविज़न सबसे ज़्यादा इसमें ख़तरनाक आया है, वो प्रोविज़न ये आया है कि अगर आपका ट्रस्ट किसी अन्य अदर एक्ट के पालन के लिए भी लायबल है, जैसे कि स्कूल है जो कि CBSE बोर्ड का जो लॉ है उसको मानने के लिए बाध्य है, अगर कोई स्कूल CBSE बोर्ड के जो लॉ हैं उसका वायलेट करता है तो कमिश्नर के द्वारा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो 5 साल बाद जब हम ट्रस्ट का रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें कमिश्नर के द्वारा बड़े ही डिटेल्ड रूप में देखी जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ट्रस्ट होंगी जो अभी हमारी फॉर्म नहीं हुई हैं, वो हमारी फाइनेंशियल ईयर 2021 में या उसके बाद फॉर्म होंगी। इन सारी ट्रस्टों को प्रोविजनल बेसिस पर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जो उनका जिस दिन ये अप्लाई करेंगे, जिस महीने में ये अप्लाई करेंगे, उस महीने के समाप्त होने के बाद 1 महीने के अंदर इनको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल बेसिस पर दे दिया जाएगा, जो 3 साल के लिए वैलिड होगा। इन 3 सालों के दौरान अगर कोई वो अपनी चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, तो जब से उसकी चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट होगी उसके 6 महीने के अंदर उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा
और उसको जो है डिटेल्ड स्क्रूटनी से गुजरना होगा और उसके बाद उसका ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जब ये अपना दोबारा से रिन्यूअल कराने आएंगे तो जब इनका समय समाप्त होता है, उस समय समाप्त होने की, जैसा कि 5 साल का समय दिया गया है, 5 साल तक अभी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। 5 साल ख़त्म होने से 6 महीने पहले यानी कि 4.5 साल के बाद सभी तरह के ट्रस्टों को अपने ट्रस्टों के लिए दोबारा से अप्लाई करना होगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे इस तरीके के प्रोविज़न भी हैं कि भाई जैसे हमारी कोई ट्रस्ट थी, आज की डेट में हमारी उसकी एप्लीकेशन कमिश्नर के यहाँ पेंडिंग है, यानी 1 अक्टूबर 2020 में हमारी ट्रस्ट का एप्लीकेशन कमिश्नर के पेंडिंग है, जिसको कि हम 1 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर चुके हैं। तो उसको भी यही माना जाएगा कि एसएससी ने उसको अप्लाई कर दिया है। उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी प्रोविजनल बेसिस पर 1 महीने के अंदर कमिश्नर के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारी हमारी ऐसे ट्रस्ट थे जिनके लिए हमने 12A में पहले अप्लाई कर रखा था और जो हमारे कमिश्नर के द्वारा वो हमारे रिजेक्ट कर दिए गए थे और हमारा केस ITAT में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में चल रहा है, जिसकी कि अभी सुनवाई नहीं हुई है या हमारा केस पेंडिंग है। अगर हम चाहें ऐसे ट्रस्टों के केस में भी 1 अक्टूबर को ये माना जाएगा कि वो कमिश्नर की वो ITAT में पेंडिंग है, तो उसके लिए भी हम प्रोविजनल बेसिस पे उसको अप्लाई कर सकते हैं और हमको प्रोविजनल बेसिस पे उसका रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। तो साथियों, ये थी सारी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी बातें, जो कि इसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट ये था कि भाई गवर्नमेंट के पास कोई भी नेशनल रूप से डाटा नहीं था कितने ट्रस्ट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, कितने ट्रस्ट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसके अलावा सेक्शन 80G में भी इस बार के बजट में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अभी तक क्या होता था, मैं सारे ट्रस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश ट्रस्टों में ये होता था कि बहुत से लोगों ने अपना ट्रस्ट तैयार कर लिया है और उस ट्रस्ट को तैयार करने के बाद लोगों से डोनेशन लेते हैं और 80G की रसीद उनको काट के दे देते थे। इसकी कोई पूछताछ नहीं होती थी कि किसको आपने डोनेशन दिया है, किससे आपने डोनेशन लिया है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 में सरकार ने इसको गंभीरता से समझा, क्योंकि सरकार को इससे बड़ा नुकसान हो रहा था। एक तरफ तो जो हमारे ट्रस्ट होते थे उनको जो है वो एग्जम्पशन मिल जाती थी सेक्शन 11 में। दूसरी तरफ जो व्यक्ति दान देता था उसको भी 80G के अंतर्गत अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिडक्शन मिल जाती थी। अब सरकार ने इस बात को समझा और उसके लिए सरकार बड़े ही कड़े प्रोविजन लेके आई है। अब सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रस्ट को डोनेशन देता है तो ट्रस्ट द्वारा सारे डोनेशनों का पूरा हिसाब रखा जाएगा और हर 3 महीने में, 6 महीने में या एनुअल, अभी सरकार ने कोई नोटिफिकेशन इस तरीके का जारी नहीं किया गया है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा जिसमें डोनी का नाम, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें भर के ट्रस्ट को इनकम टैक्स इंडिया के ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिल करनी होंगी, जिससे कि गवर्नमेंट को ये पता लग सके कि किस किस व्यक्ति ने डोनेशन दिया है और उस व्यक्ति को भी 80G के अंतर्गत डिडक्शन जब मिलेगी जब ऑनलाइन पोर्टल पर उसके अकाउंट में वो पैसा रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जैसा कि आपने सुना होगा 26AS में भी यही होता है। अगर किसी व्यक्ति ने हमारा TDS काट लिया है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बैंक की FDR हैं और बैंक ने FDR पर हमारा टैक्स काट लिया है तो बैंक के द्वारा टैक्स को जमा कराया जाता है। उसके बाद एक स्टेटमेंट फाइल किया जाता है। उस स्टेटमेंट के आधार पर हमारे अकाउंट में वो 26AS में वो टैक्स रिफ्लेक्ट होता है। उसी के बाद गवर्नमेंट के द्वारा हमको उसका क्रेडिट दिया जाता है, तब हम उसका क्रेडिट लेते हैं, उसका रिफंड लेते हैं या अपनी टैक्स लायबिलिटी से उसको एडजस्ट करते हैं। उसी लाइन पर चलते हुए 80G में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है ताकि जो इस तरीके के ट्रस्ट हैं जो कि वास्तव में चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं चला रहे हैं, केवल कागजों पर ही चैरिटेबल कार्य कर रहे हैं, उनको पकड़ने की दिशा में गवर्नमेंट का ही बहुत बड़ा कदम है। इसी प्रकार अभी तक क्या होता था कि सेक्शन 12AA और 1023C के अंतर्गत एजुकेशन, हॉस्पिटल्स वगैरह को एग्जम्पशन, अप्रूवल लेना होता था कमिश्नर के यहाँ से। अब गवर्नमेंट ने इस बजट में ये कर दिया है कि या तो आपके पास 12AB में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो या 1023C में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, दोनों सेक्शनों में आप एक साथ रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हो। तो साथियों, आज हमने आपके समक्ष चैरिटेबल पर्पज़ और चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हो, चाहे वो नया ट्रस्ट हो, चाहे वो हमारे पास चाहे वो ट्रस्ट 1 अक्टूबर को कमिश्नर के यहाँ उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग हो, इन सारे ही ट्रस्टों पर लगभग हमने
डिटेल में अध्ययन किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी रजिस्ट्रेशन से संबंधित और चैरिटेबल पर्पज़ से संबंधित रह गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। तो साथियों, आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है कि मैं इसी प्रकार चैरिटेबल ट्रस्ट की अभी 8 सीरीज़ में से 2 सीरीज़ पूरी हुई हैं, बाकी की सीरीज़ में सेक्शन 11 में जो एग्जाम्पशन मिलता है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किन किन केसों में सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन नहीं मिलती है, हमको एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, सेक्शन 11 में जो वैल्यूएशन होता है उसके हमारे पास क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या इसके कंसिक्वेंस हैं, क्या और हमारे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। इन सारी बातों को मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूँगा। आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो मेरी जो भी वीडियो आएंगी, नई नई वीडियो मैं बनाऊँगा तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक आते रहेंगे और आप लोग इससे लाभान्वित होते रहेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मैं अपने सभी साथियों को गुरु पूर्णिमा इस पर्व पर आपको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।